हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस समय रेलवे ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है, तो कल 1 मार्च तक चलने वाली है। उसके बाद दोस्त ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने का समय खत्म हो जाएगा। तो जितने भाई अभी तक ग्रुप डी 2025 का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो अभी भी उनके पास समय है 1 दिन का, वो जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर साथ ही 2 मार्च आएगा तो रेलवे 2025 का एग्जाम का आगाज होने जा रहा है आरपीएफ एग्जाम के साथ। उसके बाद दोस्त आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच चलेगी। फिर उसके बाद 19 और 20 को एलपी सीबीटी 2 का पेपर स्टार्ट होगा। उसके बाद भाई आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे साथ ही इस समय एसएससी हो चाहे रेलवे बहुत तेज अपना काम कर रहे हैं। तो भाई जैसे कि एसएससी में जीडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ आपका 25 तारीख को, जस्ट आप देखे होंगे तो उसका भाई आंसर की आ गया एक ही दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद आंसर की आ गया कंप्लीटली पूरी तरह से। तो अब भी साथ ही रेलवे भी बहुत तेज काम कर रहा है, तो आपको भी उसी तरह बहुत तेज़ी से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आज साथ ही जैसा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सवाल आते हैं जिस पैटर्न पे, बिल्कुल एग्जाम बेस पैटर्न में हम लोग जीके और साइंस के टोटल 45 क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे ग्रुप डी 2025 में तो टोटल जीके और साइंस मिला के 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो साथ ही आज की सेशन हम लोग लगभग 20 मिनट में 45 क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको तो 90 मिनट मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, जिसमें से भाई 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग करेंगे प्लस 25 क्वेश्चन मैथ करेंगे। टोटल 55 क्वेश्चन तो आपको पेन पेपर से हल करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो जीके और साइंस का सवाल पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको 20 मिनट अधिक दे रहे हैं भाई, कम से कम आपको 15 मिनट लगना चाहिए। तो आज साथ ही टारगेट इस बार हम लोग लेकर चलेंगे 45 क्वेश्चन में से 39। ओके, सारे प्रश्न मिक्स क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपको ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में सवाल मिलेंगे, कभी आपको रीजनिंग के सवाल मिल जाएंगे तो कभी मैथ का, कभी साइंस का, कभी करंट अफेयर का, कभी जीके का। उसी पैटर्न पे आज की सेशन हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे और एक 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। तो चलिए दोस्त आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो बताइए किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो याद रखिए सचिन तेंदुलकर जी की है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिए कृष्णा नदी बनाया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? तो साथी किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाले अकबर थे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तेलंगाना राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लोकप्रिय है? तो तेलंगाना राज्य में कौन सा नृत्य रूप लोकप्रिय है? भरतनाट्यम, पेरिनी, शिव तांडवम, सत्रिया या मोहिनीअट्टम? भरतनाट्यम तो है नहीं, सत्रिया भी नहीं है, मोहिनी अट्टम भी नहीं है। तो तेलंगाना राज्य में पेरिनी शिव तांडवम नृत्य लोकप्रिय है। तो बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथी रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल किस देश में पूछ रहा है? तो रेगिस्तान दिखाई दे रहा होगा तो आपका 99% भारत पे जा रहा होगा, क्योंकि भाई रेगिस्तान तो राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं, भारत का राज्य ही राजस्थान है। तो रेगिस्तान मरुस्थल दोस्त ये अफगानिस्तान देश में स्थित है, याद रखिएगा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो साथ ही इससे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में वीरेंद्र सहवाग जी ने एक 13 शतक लगा चुके हैं, लेकिन अब कोई दूसरा भी प्लेयर बन चुका है जो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगा दिए हैं। वो कौन प्लेयर हैं? बताइए, करुण नायर, केएल राहुल, विराट कोहली या राहुल द्रविड़? तो याद रखिए दोस्त करुण नायर हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, दांडी नमक यात्रा किस वर्ष में
हुई थी? बताइए, दांडी नमक यात्रा किस वर्ष में हुई थी? तो साथी याद रखें 1930 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हमीदा बानो बेगम ये किसकी माँ थी? बताइए दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। हमीदा बानो बेगम ये किसकी माँ थी? तो सर जी सम्राट अकबर की माँ। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तो साथी विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तो जुआन झांग ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, किस महीने में और किस वर्ष में की गई थी भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र? तो इसकी जो सार्वजनिक स्क्रीनिंग की गई थी 3 मई 1913 को की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। भारत पर अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो बताइए दोस्त कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है? तो सर जी 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो साथ ही आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? वो हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो उनका केवल आपको नाम बताना है, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो साथी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो सभी को मालूम होगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। आपसे सवाल पूछ देगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए चमोली जिले में स्थित है। ओके दोस्त, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत सरकार ने किस वर्ष को विमुद्रीकरण की घोषणा की, यानी नोटबंदी कब हुई थी भारत में? तो हमारे देश के 15वें नंबर के श्री पीएम हमारे जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही तो किया था 8 नवंबर 2016 को, जिसमें रुपीज 500 के नोट को बंद किया गया था। और साथ ही बताइए कि और एक कौन सा नोट बंद किया गया था, कितने रुपए का नोट बंद किया गया था? एक तो 500 रुपये का नोट बंद किया गया था, दूसरा नोट कौन सा बंद किया गया था? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास कुछ लिखित रिकॉर्ड हैं। तो साथ ही जो आदि इतिहास है और पूर्व इतिहास है और इतिहास के बीच की ये अवधि है जिसके लिए हमारे पास कुछ लिखित रिकॉर्ड हैं। तो 14 का पूर्व इतिहास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? कलकत्ता, गंगटोक, चेन्नई या कटक? तो सर जी भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है? तो कलकत्ता शहर स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से सवालों को पढ़ रहे होंगे और इसे याद कर रहे होंगे, प्लस साथ ही और हर एक सवाल को एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि कैसा पैटर्न पिछले वर्ष में आते थे और इस 2025 के एग्जामों में किस पैटर्न में हमें सवाल देखने को मिलेगा, जीके हो चाहे साइंस हो चाहे करंट अफेयर हो। तो ध्यान से साथ ही एनालिसिस भी साथ में करेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए वनडे में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? वनडे में दोहरा सेंचुरी बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? सरफराज खान, सैयद अनवर, फ़खर जमान या इमाम उल हक? तो वनडे में दोहरा शतक बनाने वाला जो पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी बना वो फ़खर जमान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही याद रखिए लौंग के लिए है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। गांधी जी ने चंपारण के एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन चलाया था। चंपारण भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, गांधी जी ने चंपारण के एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। चंपारण भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो साथ ही चंपारण तो बिहार राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश, नटवर सिंह, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा? बताइए दोस्त, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक तो जयराम रमेश हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कंडालेरू बांध कहाँ पर स्थित है? कंडालेरू बांध कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कंडालेरू बांध। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपको हम डेली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में आए हुए हैं 2018-2022 के एक एक शिफ्ट का करा रहे हैं। अभी साथ ही देखिए बहुत आपका शिफ्ट बाकी है, क्योंकि भाई देखिए 2022 के पेपर में लगभग 99 शिफ्टों में पेपर हुआ था और 2018 में 73 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो साथ ही जब से आपका आरआरबी ग्रुप डी का 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तब से साथ ही लगातार हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आज 28 फरवरी हो चुका है, 23 जनवरी से 23 फरवरी, एक महीना और ये 5 दिन, एक महीने 5 दिन लगातार हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी करें अपना। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सबसे पहले आपके पास क्लास जाएगी। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बी नियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बी नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्त 1829 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिए बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की? तो एक अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था? तो 1526 ईस्वी में किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप बताइए कि 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग फटाफट सभी साथी। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो मेरे दोस्त 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 8, 10, 7 या 14 बैंकों का? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान बना? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का पहला सुल्तान कब बना था मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो भाई बताइए, जो हरियाणा का राजकीय पशु होता है ना, वो आंध्र प्रदेश और पंजाब का भी होता है। बताएंगे सभी साथी। हरियाणा का राजकीय पशु तो सर जी काला हिरण होता है, ध्यान देंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये काला हिरण आंध्र प्रदेश और पंजाब का भी है। ओके दोस्त, तो ध्यान देंगे। जो मगर है और बैल है, ये किसी भी देश का राजकीय पशु नहीं होते हैं, ये आप ध्यान देंगे। गैंडा तो आप सभी को मालूम होगा, असम में जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए फेमस है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? भाई ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था सवाल है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो याद रखिएगा पीपल है। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो मेरे दोस्त विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो याद रखिए टोटल 8 हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन साहित्य है जिसमें भारतीय संगीत और नृत्य का उल्लेख है? तो मेरे दोस्त कौन सा सबसे प्राचीन साहित्य है जिसमें भारतीय संगीत और नृत्य का उल्लेख है? तो याद रखिए नाट्य शास्त्र में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नारियल का जटा भूसी किस प्रकार के उत्तक बनाता है?
तो बताइए दोस्त, जो नारियल का जटा होता है यानी भूसी ऊपर का होता है वो किस प्रकार के उत्तक बनाता है? तो याद रखिए दोस्त, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर के बने होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। परागकण ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? बताइए, परागकण ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो याद रखिए पराग कोष द्वारा निर्मित होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कितने जोड़े होते हैं एक मानव महिला के जनन कोशिका में? तो गुणसूत्रों की संख्या यानी जोड़े भाई कितने होते हैं? 46 का कितना हो जाएगा, 23, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 23 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के खराब संवाहक कौन होते हैं? तो बताइए दोस्त, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के खराब संवाहक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्त, एक तो आपका पीबी और एचजी होते हैं। पीबी साथी सीसा का प्रतीक है और एचजी पारा का प्रतीक है। ध्यान देंगे सभी दोस्त, ये तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है। तो साथी मैग्नीशियम रिबन के साथ एक चमकदार कौन से लौ के साथ जलता है, यानी कौन से रंग के लौ के साथ जलता है? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। तो बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी लवण का पीएच मान 14 है तो यह कैसा लवण है? भाई बताइए, यदि किसी लवण का पीएच मान 14 है तो यह कैसा लवण होगा? बताइए। तो याद रखिए दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार का लवण है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो यदि किसी लवण का पीएच मान 14 है तो यह जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण जैसे होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? तो साथ ही किसी भी स्वतंत्र रूप से निलंबित वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ पर होता है? तो सीधे निलंबन के बिंदु के नीचे। तो ए ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो मेरे दोस्त इनमें से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो याद रखिए पिंड का भार, ये बल प्रकृति में साथ ही चुंबक विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण का एक उदाहरण है? तो इनमें दोस्त कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण का एक एग्जाम्पल है? तो साथ ही जो विद्युत पंखा है ना, ये विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण का एक एग्जाम्पल है। डी ऑप्शन विद्युत पंखा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। मादा जनन कोशिका या अंडे निम्न में बनते हैं? भाई मादा जनन कोशिका या अंडे किस में बनते हैं? अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या योनि में? तो साथ ही याद रखिए अंडाशय में बनते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 19वीं शताब्दी में कौन से प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों के विकास के विचार के साथ आया था? तो साथ ही 19वीं शताब्दी में भाई जो चार्ल्स डार्विन थे, इनके प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों के विकास के विचार के साथ आया था। तो चार्ल्स डार्विन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। पेशियों या पेशीय उत्तक हमारे शरीर में किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो पेशीय उत्तक हमारे शरीर में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? वृद्धि, गति, श्वसन या पीने के लिए? तो मेरे दोस्त गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो मेरे दोस्त त्वचीय श्वसन किस में होता है? केचुआ, मछली, मानव या पक्षी में? तो याद रखिए दोस्त त्वचीय श्वसन केचुए में होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्रचलन करता है?
बताइए जीव विज्ञान में कौन सी कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्रचलन करते हैं? तो साथी एटीपी करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। जब मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और फिर किस रंग के पाउडर में बदल जाता है? तो साथ ही इससे पहले हमने एक सवाल किया था कि जब मैग्नीशियम किसके एक चमकदार यानी कौन से रंग के लौ के साथ जलता है? तो सफ़ेद कलर के साथ जलता है और फिर ये किस रंग के पाउडर में बदल जाता है? तो साथ ही याद रखिए सफ़ेद कलर के ही पाउडर में बदल जाता है। सफ़ेद लौ के साथ जलता है और साथ ही वो सफ़ेद पाउडर में भी बदल जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला 45 और लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का दोस्त, किसमें बहुत कम गलनांक होता है? बेरिलियम, सोडियम, गैलियम या पोटेशियम में? बताइए दोस्त किसमें बहुत कम गलनांक होता है? तो याद रखिए दोस्त गैलियम यानी जी में दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे दोस्त कि आप सभी का टोटल 45 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये आज का सेशन आपने एग्जाम बेस्ड पैटर्न में सवाल को बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा और एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा। ओके दोस्त डेली क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली साथ ही जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाएगा तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बस आपको डेली साथ ही क्लास ज्वाइन करना और एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से देखता है उसे याद करना है। ओके दोस्त तो चलिए मिलते हैं 11:30 AM पे आरपीएफ क्लास के साथ। आज दमदार क्लास होने वाली है तो आप सभी साथी उस क्लास में आइए और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए और उसे याद कीजिए। ओके दोस्त सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।